हाँ, तो मतलब जैसे कि आप पहले की फसल में और अभी की फसल में आपको क्या मतलब अलग अलग आपको क्या दिखता है कि मतलब जैसे आप पहले उगाते थे और अब जैसे उगाते हो? हाँ, ये बात बिल्कुल तेरा सवाल सही है। पहले क्या है, प्राकृतिक खेती होती थी, बारिश पर निर्भर था, संसाधन कम था, और खाद बीज कौन था? खाद मतलब ये जो केमिकल की खेती बिल्कुल बंद थी। उस टाइम पर केमिकल यूज नहीं होता था, और बिल्कुल देसी फसल बोते थे, जैसे गुआर, बाजरा, मूंग, और ये तो अपना हो गया था खरीफ का फसल। और रबी का फसल में चना है, जौ है, सरसों है, ये बोते थे। तो उसमें सिर्फ बारिश के पानी के ऊपर निर्भर था। उसमें ज़मींदार को ना खर्चा था, सिर्फ मेहनत थी, खर्चा नहीं था। उस टाइम पर तो ये थी। और पैदावार भी मतलब क्या है कि उस टाइम पर भाई 1 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा चने की लगा लो तो 5 कुंटल या 7 कुंटल एकड़ में होता था। जो होते थे 10 कुंटल, 12 कुंटल, इतना होता था। सरसों थी 5 कुंटल, 7 कुंटल ये होती थी। ये थी प्राकृतिक खेती। अब जो है मशीनी युग आ गया है, रासायनिक। सब काम ट्रैक्टर से होने लग गया है। तो उसमें क्या है कि आपने सबसे पहले कि खेत की जुताई करो, जुताई करने के बाद में उसमें पानी दो। पानी देने के बाद में अगर खेत में खरपतवार ज़्यादा है तो उसका फसल के हिसाब से, जैसे सरसों की खेती है तो सरसों की खेती में पहले स्प्रे करो खरपतवार के लिए। सरसों की खेती में बाद में स्प्रे नहीं होती है। नंबर 2, स्प्रे के बाद में जो उर्वरक डालना है अपना, जैसे डीएपी डालनी है और जैसे कुछ भी डालना है केमिकल, तो उसमें 1 एकड़ में 40 किलो या 50 किलो डीएपी, उसके साथ और भी जैसे सल्फेट है, पोटास है, ये डालें तो उसमें पैदावार थोड़ी बढ़ जाती है। और अब उसके हिसाब से सरसों की खेती पूरी तैयार करके जुताई करके बुआई करेंगे तो अपने उसमें 3 से 4 पानी देना पड़ता है। उसमें 1 एकड़ में 8 कुंटल, 9 कुंटल या 10 कुंटल, टॉप में टॉप 10 कुंटल तक अपन सरसों की पैदा ले सकते हैं। बात रही गेहूं की, तो इसी प्रकार है गेहूं की खेती भी। अच्छा उसमें पानी लगाओ, अच्छी खेती की तैयारी करो, और उसमें भाई डीएपी वगैरह जो भी केमिकल डालना है वो डीएपी डालो, और उसमें गेहूं की बुआई करो। तो गेहूं की बुआई 1 एकड़ में कम से कम भी 50 किलो, 45 किलो से 55 किलो, 50 किलो भी हो, 55 किलो भी हो, 1 एकड़ में डाल दो। तो वो उसमें क्या है, 6 से 7 पानी देना पड़ता है। 6-7 बार पानी देंगे तो वो अपने को कम से कम भी 20 कुंटल या 24 कुंटल टॉप में टॉप बढ़िया पैदावार देगा 1 एकड़ में। उससे ऊपर अगर लेना हो तो उसमें अपने उर्वरक की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन जितनी उर्वरक की मात्रा बढ़ाएंगे ज़मीन कमज़ोर होती जाएगी। इससे अपने क्या है कि जो देसी खाद, जहाँ तक हो उसके देसी खाद डालोगे तो ज़मीन की ताकत और बढ़ जाएगी। उसमें जो पैदा करने वाले कीटाणु जो है वो ज़्यादा होंगे, और उसमें पैदावार ज़्यादा बढ़ेगी। ये होगी गेहूं की। नंबर रह गया जौ की खेती। तो जौ में भी इसी प्रकार है, जैसे गेहूं में करते हैं उसी प्रकार जौ में भी करो। तो जौ भी 1 एकड़ में 20 कुंटल से 25 कुंटल तक जो आराम से बनता है। ये है पहली का और अब की खेती में अंतर। अब पहले क्या है कि साधन नहीं था, अब साधन हो गया, ट्रैक्टर हो गया, पानी हो गया, भाई सब स्प्रिंकलर हो गया, पानी का सिस्टम सब। और आजकल क्या है कि मिनी सिस्टम हो गया, पानी की बचत के लिए स्प्रिंकलर हो गया, मिनी स्प्रिंकलर। तो उसमें पानी कम लगता है, पैदावार ज़्यादा होती है। तीसरा हो गया अपना टपक सिंचाई योजना। ड्रिप सिस्टम। जैसे कि
ड्रिप सिस्टम बोलते हैं, टपक सिंचाई बोलते हैं। तो ये है टपक सिंचाई सरसों में काम देती है, कपास में काम देती है, गेहूं में वो भी काम नहीं देती है। गेहूं में क्योंकि गेहूं की बुआई जो है वो अपना कम से कम भी 4 से 6 इंच की फासले बोया जाता है। सब्जी में भी काम छः और सरसों में काम दे खूब बढ़िया। सब्जी में और सब्जी में तो बहुत बढ़िया है, सब्जी में भी काम देती है। लेकिन सब्जी तो क्या है कि अपना इधर इस एरिया में सब्जी नहीं बनती है, जहाँ सब्जी का शहरी एरिया होता है और जाके ये जो गंदा पानी का नाला आता है वहाँ ज़्यादा बनती है। और साफ पानी में अगर टपक सिंचाई में करेंगे तो सब्जी बनती है, सरसों बनती है, कपास बनती है, और मतलब दूसरी फसल नहीं बनती है टपक से। इसमें पानी की फुल बचत है। इसमें क्या है कि आप जैसे मान लो कि 100 लीटर पानी में अपना 200 लीटर पानी में 1 एकड़ की सिंचाई हो जाती है एक बार में। और उसमें क्या है कि वो पानी चलता रहेगा, उसमें कोई ज़्यादा पानी खपत नहीं होती है। उससे क्या है कि भूमि जल जो है ना वो बचाव है। किसान के लिए सबसे फ़ायदा ये है कि उसमें ज़मीनी सतह जो है ना पानी का वो नीचे नहीं जाता, वो ऊपर आता रहेगा। ये है पहले और अब का फ़र्क इतना है। तो मतलब आपके मतलब हिसाब से ये मतलब आपको अलग दिखा कि आज के और पहले के युग में आप कैसे उगाते थे। तो मतलब जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले आपने फसल काटी थी, वो आपने अभी निकाल ली, तो आपने ये पिछले महीने मतलब पिछले सीज़न में क्या उगाया था आपने? पिछली सीजन में उगाया था, मान लो कि मैंने मेरी तरफ से बताता हूँ हाँ। कि पिछली फसल मैंने उगाई थी गुआर की हाँ। और कपास की। तो मतलब आपने गुआर और कपास एक साथ उगाए थे या मतलब अलग अलग हुए थे? अलग अलग। कपास की बुआई होती है अप्रैल मई और आधा जून, 15 जून तक। 15 अप्रैल से 15 जून तक कपास की बिजाई होती है। और उसमें भी क्या है कि पहले इसी तरह डीएपी का प्रयोग होता है, उसके बाद में कपास की बुआई होती है। 1 महीने 1.5 महीने के बाद में उसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, उसमें पानी लगाओ। अगर रोग लग जाता है तो उसकी रोकथाम के लिए स्प्रे करनी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि वो कपास जब थोड़ी सी बढ़ जाती है तो उसमें पानी की मात्रा और बढ़ जाती है, पानी और देना पड़ता है। फिर जैसे जैसे उसमें ऊपर जाती है वो मतलब उसमें कोई किसी प्रकार का रोग लग जाता है या और भी कुछ उसमें कमी होती है तो क्या है कि आजकल सब सिस्टम शुरू हो गया, केमिकल का, दवाई का, स्प्रे का वो करनी पड़ती है। तो ये भी क्या है कि अगर सही सिस्टम से अगर कराया जाए तो ये भी 1 एकड़ में 8 से 10 कुंटल 1 एकड़ में 8 से 10 कुंटल कपास बन जाती है। और उसको कपास को फारिग करके और उसकी कटाई करके और उसकी बढ़िया जुताई करके अगली फसल की तैयारी बनती है। इसी प्रकार गुआर है, तो गुआर में ज़्यादा मतलब वो मेहनत नहीं है। एक बार उसके बराबर जुताई करो और उसमें मौसम का क्लाइमेट देखो कि आज मौसम कैसा है, कल कैसा है, 10 दिन आगे तक का मौसम का हिसाब किताब देख के उसमें बुआई करो। तो बुआई करने के तुरंत बाद अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो वो गुआर की फसल नहीं बनती है। वो क्या है कि पानी मार देता है उसको, फिर उसको दोबारा बोनी पड़ती है। गुआर में क्या है कि ज़्यादा भाई वो जब 4-6 इंच का हो जाता है तो उसमें थोड़ी खरपतवार का अगर प्रकोप हो गया तो उसमें खरपतवार की स्प्रे कर दो। और उसके बाद में उस पर जब फल फूल जब आता है उस टाइम पर एक रोग आता है, वो रोग आता है उसके ऊपर उसमें फंगस आ जाता है, काला पत्ता हो जाता है, पैदावार कम हो जाती है। तो उसमें पहले फंगस की स्प्रे करो, 5-7 दिन बाद रुक के और उसमें बढ़वार की स्प्रे करो। तो वो भी 1 एकड़ में जो मान ले के कम से कम भी 5 कुंटल से 8 कुंटल तक गुआर की पैदा आराम से बनती है। ये होगी गुआर की। रही बात बाजरे की, तो बाजरे की क्या है कि उसी टाइम पर 15 जून से लगा के और 15 जुलाई तक बाजरे की फसल कभी भी बो सकता है। तो उसमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। 1 एकड़ में 1 किलो 1.5 किलो 1 एकड़ में 1.5 किलो बाजरे का बीज वो लगाओ और उसको बारिश के ऊपर निर्भर छोड़ दो, वो अपना आप
उसमें नड़ाई गुड़ाई करो, और अगर उसमें कमज़ोर दिखता है तो उसमें थोड़ी हल्की हल्की यूरिया डाल दो। वो यूरिया उसमें क्या है कि बढ़वार का काम करेगी, उसमें रंग ले आएगी। वो पीला होने से बचाने के लिए उसमें यूरिया डालती है, उसमें खुराक मिलती है और उसको बढ़वार देती है। और ये 20 दिन या 25 दिन के बाद में उसमें अगर पानी की कमी है तो एक बार पानी दे दो। और वैसे भी उस टाइम पर पानी की कमी बारिश के ऊपर निर्भर होती है, और उस टाइम पर बारिश होनी शुरू हो जाती है, तो बारिश के ऊपर चलता है। 60 दिन में, 60 से 65 दिन में बाजरे की फसल तैयार हो जाती है। गुआर इसी प्रकार गुआर की फसल है, और 90 से 105 110 दिन तक गुआर की फसल तैयार हो जाती है। ये है पहले और अब का फर्क। तो मतलब जैसे कि आपने बताया कि आपने कपास के बाद गुआर उगाया था। हाँ, कपास के बाद, कपास के 2 महीने के बाद। हाँ, तो मतलब इसका मतलब कारण क्या है कि आपने मतलब कपास के बाद गुआर उगाया, मतलब फिर उसके बाद अब आप कोई और फसल उगाओगे? मतलब साल में एक बार ही गुआर या कोई और ऐसा मतलब फसल क्यों उगाते हैं हम? अब फसल चक्कर के लिए इस साल मान लो कि मैं 1 एकड़ में गुआर लगाया, अगली साल उसी ज़मीन में गुआर की बजाय मैं मूंग लगाओ या कपास लगाओ या बाजरा लगाओ, वो फसल मत बो, क्योंकि फसल के ऊपर फसल नहीं बनती है। अपने अपना एरिया की बात करता हूँ, दूसरा एरिया में तो भाई वो ज़मीन के हिसाब से होता है। अपनी ज़मीन ऐसी है कि एक फसल, अब इस साल कपास लगा दी, अगली साल अगर कपास लगानी हो तो उसमें देसी खाद डालो तो कपास लगेगी, नहीं तो कपास हल्की लगेगी लेकिन वो एवरेज नहीं देगी, वो उतनी एवरेज नहीं देगी। 5 या 6 कुंटल में रह जाएगी वो। और देसी खाद अगर डालेगा तो वो एवरेज उतनी आ जाएगी, 8 9 10 कुंटल तक एवरेज उतनी आ जाएगी। तो मतलब जैसे कि आजकल हम कहते हैं कि हम अभी आधुनिक दौर में जी रहे, तो हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। हाँ। तो मतलब पहले वो देसी खाद का इस्तेमाल करते थे, तो इनमें कहते हैं कि देसी खाद ज़्यादा लाभदायक होती है हमारे सेहत के लिए, और ये ख़राब होते हैं। तो मतलब आप अभी क्या इस्तेमाल करते हो, देसी खाद इस्तेमाल करते हो या फिर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हो? भाई देखो, जहाँ तक हो उसके देसी खाद यूज़ करते हैं, अगर वो नहीं पूछता है तो फिर फर्टिलाइज़र हमको यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हमको तो फसल लेनी ज़रूरी है, क्योंकि फसल के बिना किसान का कोई चारा नहीं है। इसके लिए अगर देसी खाद अगर मिलती है तो ठीक, नहीं तो फिर फर्टिलाइज़र देनी ज़रूरी होगी। तो मतलब आप फर्टिलाइज़र डालते कैसे हो, हाँ, डालते रहते हैं। कैसे डालते हो आप? फर्टिलाइज़र डालते हैं, एक तो फसल बोने से पहले उसमें बुआई करते हैं, ट्रैक्टर से कल्टीवेटर से बुआई करते हैं। उसके बाद में उसको बढ़ाने के लिए, उसको खुराक देने के लिए यूरिया डालते हैं ऊपर से। पहले यूरिया डालते हैं, उसके बाद उसमें पानी लगाते हैं, तो वो बराबर काम करेगी। अगर पानी नहीं देंगे तो वो खाद काम नहीं करेगी। वो हवा में यूरिया डाल के छोड़ देते हैं, 2 दिन 3 दिन पानी नहीं देंगे तो यूरिया के अंदर क्या है, वो पिघल तो जाएगी लेकिन उसमें सफ़ेद सफ़ेद फफूंद सा उठता है और वो हवा के साथ उठ जाता है, वो काम नहीं करेगी। इसके लिए उसमें पानी ज़रूरी होता है, ये फ़र्क है। मतलब कि आपने अभी खुराक की बात की कि यूरिया डालते हैं, हाँ। तो इस खुराक में मतलब यूरिया के अंदर होता क्या क्या है वैसे? हाँ जी। यूरिया के अंदर हाँ, मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें नाइट्रोजन होती है 46% यूरिया में, और बाकी का पाउडर होता है, साल्ट। केमिकल से बना के पाउडर बना के नाइट्रोजन देते हैं। तो वो नाइट्रोजन क्या है कि 46% नाइट्रोजन जो होती है ना, वो 46 दिन तक ये काम करती है, नहीं कि 47 दिन तक करेगी, 46 दिन ये काम करेगी। और 46 दिन के बाद में अगर फसल कमज़ोर होगी तो फिर उसमें हल्की हल्की यूरिया और डालनी पड़ती है। तो वो अगली पिछली 40 दिन और फिर अगली और 40 दिन जब तक वो काम करेगी ना, तब तक वो फसल पक्की तैयार हो जाएगी। इतना फर्क है, ऐसा डालना पड़ता है। तो मतलब जैसे कि आपने अभी यूरिया की बात की, तो यूरिया अगर आपने मतलब कैसे डालता, मतलब जैसे कि फसल के हिसाब से, मतलब फसल को कितना चाहिए, मतलब कौन सी फसल जैसे के कि- हिसाब से यूरिया 1 एकड़ में आजकल यूरिया क्या है कि 5 किलो को तो वैसे बेग कम कर दिया है, पहले 50 किलो का आता था, 45 किलो कर दिया। लेकिन नियम के हिसाब से 1 एकड़ में 25 किलो यूरिया एक बार में डाल दो।
1 एकड़ में 25 किलो, और वो उसके 40 दिन के बाद में 25 किलो फिर डालते हो। तो ऐसे करके 2 बार यूरिया डाल देंगे तो फसल कमज़ोर नहीं होगी। ये इसकी डालने की विधि है ऐसा। तो मतलब जैसे कि आपने फसल उगा दी, यूरिया भी डाल दिया, तो फसल उगने लगी आपकी, तो मतलब जैसे कि उसके अंदर कोई बीमारी हुई तो मतलब आप उसके लिए क्या करते हो? जैसे कि आप बाहर से दवाइयाँ ला के डालते हो या फिर कोई मतलब देसी तरीके से उसको ना, ठीक देसी करते तरीका कुछ नहीं है। उसमें बीमारी लग गई तो कृषि विभाग का आजकल टोल फ्री नंबर है, उस पर फ़ोन करो, वो सलाह देगा। अगर उसकी सलाह आपको सूटेबल है और आपको पहुँच पहुँच के अंदर है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो अपने हिसाब से भाई जाओ फार्म में और अपने हिसाब से लेके आओ और वो स्प्रे कर दो, वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी। हैं। अच्छा, तो जैसे कि अब आपने अभी खुराक की बात की फसल की, तो मतलब जैसे पानी डालते हैं तो मतलब पानी आप कैसे डालते हो? मतलब ट्यूबवेल लगा रही है या अपने अपने खेत में या स्प्रिंकल से डालते हो? पानी अगर नहर की सुविधा है तो उसमें प्लाट बनाने पड़ते हैं अलग अलग, वो खेत के हिसाब से, पानी के चलन के हिसाब से। तो वो क्या है कि नहर का पानी अगर लग गया तो नहर का तो 2 या 3, 2 पानी लग गया तो फसल पक जाएगी। बाकी नहर की सुविधा जहाँ नहीं है तो वहाँ स्प्रिंकलर से पानी देना पड़ता है, ट्यूबवेल से पानी देना पड़ता है। अपना फुहारा सिस्टम जो चल रहा है ना, फुहारा सिस्टम से पानी देना पड़ता है। स्प्रिंकलर मिनी मिनी भी है, बड़ा भी है और उससे बड़ा भी है। आजकल क्या है कि 1 एकड़ में सिर्फ 3 ही नोजल लगता है और वो 2 बार ही चेंज करना पड़ता है, तो 1 एकड़ में पूरा हो गया। दूसरा उससे छोटा है तो उसमें क्या है कि आजकल क्या है कि मोटर के हिसाब से भी 10 HP का मोटर है तो उसमें क्या 12-13 नोजल चलता है। 20 HP का है तो उसमें 15 से 18 चलता है। और उससे बड़ा मोटर है, 25 का है, उससे बड़ा है तो और ज़्यादा नोजल चलती है। तो उसके हिसाब से जितनी बड़ी मोटर लगाओगे पानी की ज़्यादा बर्बादी उतनी ज़्यादा होगी। तो मतलब जैसे कि आपने फसल उगा दी, तो मतलब अगर हम शुरू से देखें कि जब आप पहले फसल उगाते हैं तो उससे पहले बीज देखते हैं कि बीज का सेहत, बीज कैसा है, बीज बढ़िया है या बुरा है, तो मतलब आप ये जानने के लिए कैसे पता करते हो कि बीज बढ़िया है, अब हम इसको बीज उगा तो सकते हैं? ऐसा है कि आजकल क्या है कि हिसार हरियाणा कृषि अनुसंधान जो है वहाँ पर एक मेला लगता है सितंबर अक्टूबर महीने में। तो वहाँ से अपने को अगर फाउंडेशन का बीज अगर मिल जाता है तो वो उनकी जिम्मेवारी होती है सारी, वो अपने आप बढ़िया बीज देंगे। अगर वहाँ से आप नहीं पूछते हैं, नहीं ले सकते हैं तो डीलर के पास या किसी दुकानदार के पास उसके भरोसे पर लेना पड़ता है। अपने को बीज के बारे में कुछ भी, भाई जमींदार को तो इतना ही है, वो देख लेगा भाई ये बीज कैसा है, मोटा है, पतला है, अच्छा है, बुरा। वो तो पैदा होने के बाद पता चलता है भाई ये बीज अच्छा था। अगर अच्छा हो गया तो अगली साल अपन क्या है कि उसमें से बीज रख लेते हैं और वो अगली साल बो देते हैं। बाकी बीज की कोई पहचान नहीं है। आजकल सिस्टम इतना इतना गलत हो गया है कि बीज की कोई पहचान नहीं है। बीज जहाँ से भी लिया अपनी किस्मत में, जो अच्छा मिल गया तो अच्छा, बुरा मिल गया तो बुरा। बीज की कोई पहचान नहीं है और ना कोई आजकल गारंटी लेता है भाई ये बीज अच्छा है, ये खराब है। एक तो जो डीलर के पास आप लेंगे उसके भरोसे पर लेना पड़ता है, तसल्ली बख्श, भाई वो ही बताएगा ये अच्छा है वो खराब है। जमींदार का ये किसान जो है ना इधर ही आके इतना ही मार खाता है। और बाकी अगर वहाँ अगर पहुँच जाता है तो वो गारंटी लेते हैं, या फिर सरकारी दुकान में जाते हैं अपन बीज लेने के लिए, कुछ हद तक वो सलाह देगा भाई ये बीज अच्छा है, इसमें इतने इतना पानी दो, इतना स्प्रे करो, इतना टाइम लगेगा, इस टाइम पर कटाई होगी, इस टाइम पर बुआई होगी। वो फिर वो सलाह देगा अपने, वहाँ पर सलाह लें या फिर हिसार यूनिवर्सिटी में जाओ, वो सलाह देंगे ये। हाँ, तो मतलब जैसे कि हम बात करेंगे, मतलब जैसे कि फसल हम उगाते हैं, हर साल उगाते हैं, मतलब तो आप हर साल एक ही फसल क्यों नहीं उगाते? मतलब बारी बारी बदलते रहते हो, तो इसके पीछे कारण क्या है कि आपने? इसके पीछे कारण ये है कि एक ज़मीन के अंदर उर्वरक जो होता है ना, उर्वरक, जैसे कि चने की खेती है, चने की खेती जिस ज़मीन में बो दी तो चने को क्या है कि
2 इंच या 3 इंच ऊपर से काट लो। उसके नीचे जड़ में क्या है, इतना बड़ा बड़ा वो अपना कांच की गोली नहीं आती है, कांच की गोली, इतना बड़ा बड़ा वो गांठ होती है। वो गांठ है एक बढ़िया उर्वरक होता है, सबसे बढ़िया, उससे बढ़िया और कोई उर्वरक नहीं है। और वो क्या है कि चना तो अच्छा बनता ही बनता है, उसके ऊपर दूसरी फसल अगली साल अगर बोएंगे, उस फसल को काटने के बाद दूसरी फसल अगर, वो भी उसके मुकाबले की बढ़ाएगी। वो उर्वरक क्या है उस फसल में काम करेगा। चना क्या है कि एक इतनी बढ़िया उर्वरक छोड़ता है कि वो अगली फसल में भी काम करता है। इसमें ये फर्क है। फसल चक्कर का ये है कि अब इस साल ये फसल बो दी, दूसरी साल वो दूसरी फसल बो दी, तो पिछली साल की जड़ के अंदर जो उर्वरक होता है ना, वो उर्वरक अगली फसल में काम करता है दूसरी फसल में। जैसे कि कपास अब है, तो कपास एक ऐसा फसल है कि उसकी जड़ के अंदर कोई उर्वरक नहीं होता है। कपास को जहाँ तक हो सके जड़ से उखाड़ो। कपास पूरा कर दिया अपना, उसको वो सल्टा दिया, तो जब उसको कटाई करते हैं तो उसको काटने के बजाय और जड़ से उखाड़ो। तो उसमें क्या है कि जितना भी बीमारी होगा अगली फसल के लिए वो उस जड़ के साथ आ जाएगी, अंदर बीमारी नहीं बचेगी। सिर्फ एक कपास एक ऐसी है जो कि अगली फसल के लिए बीमारी छोड़ती है। बाकी कोई भी फसल ऊपर से काटेंगे, उसके नीचे जड़ में क्या है उर्वरक बचता है, और वो उर्वरक अगली फसल में काम करता है। ये फर्क है। तो धन्यवाद आपका, मतलब कि बहुत धन्यवाद। आपने हमारे सवालों का जवाब दिया। बहुत